प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम एससीईआरटी के द्वारा दी गई बुक उमंग की वर्कशीट 3 को करने वाले हैं। ये इस वर्कशीट का सेकंड पार्ट है। इस वर्कशीट का नाम है नानी का पिटारा। ये वर्कशीट आपको अपनी बुक के पेज नंबर 10 पर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, इस वर्कशीट के पार्ट 1 में हम लोग हमारी नानी से मिले थे। उनके बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ जाना। सबसे मज़ेदार चीज़ जो हमने जानी वो ये थी कि वो पुराने सामान जैसे कपड़े, गत्ते, खाली बोतलें, पुरानी ऊन आदि से बड़ी ही अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे खिलौने और सजावट के सामान बनाती थी। बच्चों, पार्ट 1 में हम क्वेश्चन 4 तक डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आज उससे आगे के प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न 5, दिए गए शब्दों के बहुवचन को पहचानकर घेरा लगाइए। बच्चों, बहुवचन को समझने से पहले आपको वचन को समझना होगा। वचन क्या है? शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है यानी उसका पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी संख्या में एक और बहुवचन यानी संख्या में दो या दो से ज्यादा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे शब्द है किताब। यहाँ इस शब्द से हमें पता चलता है कि किताब की संख्या एक है। किताब एक वचन है और किताबें, इससे पता चलता है कि किताबें एक से ज्यादा है। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम एक वचन और बहुवचन का अंतर देख सकते हैं। जैसे खिड़की, खिड़कियां, लड़का, लड़के, सड़क, सड़कें, कपड़ा, कपड़े, चूहा, चूहे, बिल्ली, बिल्लियां, नदी, नदियां। अब आप समझ ही गए होंगे कि बहुवचन क्या होता है। आइए अब इस वर्कशीट में दिए गए शब्दों के बहुवचन पता करें। पहला शब्द है मोजा। इसका बहुवचन होगा मोजे। इसी प्रकार खिलौना, खिलौने, बोना, बोने, डिब्बा, डिब्बे, चीज, चीजें। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित सामान नानी ने कौन कौन सी पुरानी चीजों से बनाए हैं, लिखो। बच्चों, सबसे पहले हैं खिलौने। याद है आपको कविता की ये लाइनें? फटे पुराने मोजों से बनाती हैं खिलौने, चूहा, बिल्ली, तोता, देखो प्यारे प्यारे बोने। हमारी नानी खिलौने बनाती है फटे पुराने मोजों से। अगला है दूरबीन। याद कीजिए कविता की इन लाइनों को। खाली डिब्बों से देखो बनाई दूरबीन, देखो तो नजारे रंगीन से रंगीन। अब बताइए दूरबीन किससे बनी है? दूरबीन बनी है खाली डिब्बों से। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमने कविता में पढ़ा कि नानी ने पुरानी जुराबों से खिलौने बनाए। कौन कौन सी वस्तुएं दोबारा इस्तेमाल की जा सकती है, बताइए। बच्चों, एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया गया है जैसे अखबार से कागज की थैली बनाना। अब आप सब भी सोचिए कि हम किन किन पुरानी चीजों से कुछ नई और काम की चीजें बना सकते हैं। हम बना सकते हैं पुराने कपड़ों से थैली, खाली बोतल से फूलदान, गत्ते के खाली डिब्बों से सजावटी टोकरी, आइसक्रीम की डंडियों से पेन स्टैंड, पुराने कपड़ों से पायदान और प्लास्टिक की खाली बोतलों से झूमर आदि। बच्चों, ऐसी हजारों चीजें हैं जिन्हें हम पुरानी चीजों को फेंकने के बजाय उनसे उन्हें बना सकते हैं। चलिए अब चलते हैं इसी प्रश्न के अगले भाग पर। नानी बाजार गई और उन्होंने कुछ सामान खरीदा। खरीदी गई वस्तुओं की कीमत शब्दों में लिखिए। पहली वस्तु है एक कैंची। यहाँ अंकों में उसकी कीमत दी हुई है। क्या आप शब्दों में बता सकते हैं कि ये संख्या कौन सी है? ये संख्या है 93। चलिए एक और ट्राई करते हैं। बताइए इस ऊन की कीमत क्या है? संख्या आपको दी हुई है। ऊन की कीमत है 55 रुपए। बच्चों, अब इस धागे की कीमत बताइए। धागे की कीमत है 27 रुपए। चलो बच्चों, अब हल करते हैं इसके ख भाग को। यहाँ आपको 4 खिलौने दिए गए हैं, हाथी, चूहा, तोता और कुत्ता। इन्हें आपको बड़े से छोटे के क्रम में लिखना है। पहले बड़े जानवर का नाम लिखिए, उसके बाद उससे छोटे, फिर उससे छोटे और आखिर में सबसे छोटे। ठीक है बच्चों? यहाँ बड़े से छोटे का सही क्रम है हाथी, कुत्ता, तोता, चूहा। आपसे यहाँ इन जानवरों के बारे में एक और प्रश्न पूछा जा रहा है। अब की बार हमें इन्हें हल्के से भारी के क्रम में लिखना है। सबसे पहले हल्का, फिर उससे भारी और अंत में सबसे भारी। बच्चों,
नॉर्मली जो जानवर जितना बड़ा होता है वो उतना ही भारी होता है और छोटा जानवर उतना ही हल्का होगा। अभी आपने पिछले प्रश्न में देखा कि सबसे छोटा जानवर चूहा है, तो हल्के से भारी के क्रम में होगा वो सबसे आगे। तो ये है इनका हल्के से भारी का सही क्रम: चूहा, तोता, कुत्ता, हाथी। अब चलते हैं प्रश्न 8 पर। नानी ने पुरानी चादर में से मेजपोश बनाने की सोची, लेकिन कपड़ा मापने के लिए उनके पास कोई फुटा या इंच टेप नहीं था। नानी ने इनके बिना ही सही कपड़े का माप चादर में से काटकर मेजपोश बना लिया। आप बताइए कि नानी ने सही माप का कपड़ा कैसे मापा होगा? बच्चों, अगर नानी के पास कोई फुटा या इंच टेप नहीं था तो नानी ने शायद अपनी हथेली का इस्तेमाल किया होगा। हथेली को इस प्रकार फैलाकर और फिर हाथ को उलटकर टेबल को मापा होगा। सबसे पहले टेबल के एक किनारे पर हाथ रखकर हथेली को फैलाया होगा और हाथ की सबसे छोटी उंगली और अंगूठे को किसी स्केल के 2 किनारे समझकर मापा होगा और गिनते हुए एवं निशान लगाते हुए आगे बढ़ी होंगी ऐसे। बच्चों, यहाँ टेबल के बीचों बीच में से मापने पर हमें मिलती हैं लंबाइयाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। बच्चों, ध्यान रहे कि चूंकि ये टेबल गोल है तो टेबल को इस तरफ से बीच में से मापने पर भी हमें लंबाई 7 ही मिलेगी। और आखिर में मेजपोश को लटकाने के लिए 7 के ऊपर 1 या 2 हथेली लेकर कपड़ा काट लिया होगा, या फिर हो सकता है कि नानी ने मेजपोश बनाने के लिए एक धागे का इस्तेमाल किया हो और उसकी मदद से टेबल को ऐसे मापा हो। तो समझे बच्चों, नानी ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके कितनी चतुराई से टेबल को मापा होगा। अब इस प्रश्न का जवाब यहाँ ऐसे लिख सकते हैं: नानी ने सही माप का कपड़ा हथेली से, रस्सी से या किसी छड़ की मदद से मापा होगा। बच्चों, अगले 2 प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। ये लिए गए हैं गणित की 4 आधारभूत संक्रियाओं यानी 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस से। ये हैं एडिशन यानी जमा, सब्ट्रैक्शन घटा, मल्टीप्लिकेशन गुणा एंड डिवीजन यानी कि भाग। क्योंकि आप सभी अभी सिर्फ सेकंड क्लास में हो तो अभी हम सिर्फ जमा और घटा यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में ही बात करेंगे। गुणा और भाग आपको अगली कक्षाओं में सीखने को मिलेगा। बच्चों, जमा और घटा कैसे किया जाता है उसे समझने से पहले हमें जरूरत है ये समझने की कि जमा और घटा कब और क्यों किया जाता है। हमें कैसे पता चलेगा कि अब जमा करना है या घटा? इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास 3 सेब हैं और अगर मुझे 2 सेब और दे दिए जाएं तो सभी को मिलाकर मेरे पास कुल 5 सेब हो जाएंगे। हमने यहाँ पहले से दिए हुए सेबों में नए सेबों को जोड़ा है। इस तरह की सभी समस्याओं में जहाँ पहले से हमारे पास कुछ सामान हो और अगर हमें कुछ और नया सामान दे दिया जाए तो सभी को एक साथ गिनकर बताने को ही जमा करना यानी एडिशन कहा जाता है। इसके उलट अगर मेरे पास 3 सेब में से कोई मुझसे 2 सेब मांग ले तो मेरे पास बचेगा सिर्फ 1 सेब। इसे ही मैथ्स में सब्ट्रैक्शन यानी घटा करना कहा जाता है। तो समझे बच्चों, किस कंडीशन में आपको जमा करना होता है और किस में घटा। अब आते हैं अपने अगले लेवल पर कि जमा और घटा को कैसे किया जाता है। छोटी संख्याओं को तो हम खड़ी लकीरें खींचकर या उन्हें काटकर हल कर लेते हैं। बड़ी संख्याओं में इसे कैसे किया जाता है, आइए इसे समझते हैं प्रश्न 9 और 10 की मदद से। नानी पुराने सामानों से खिलौने बनाकर बाजार में बेच देती है। एक हाथी 40 रुपए का, एक चूहा 25 रुपए का और एक तोता 20 रुपए का बिकता है। तीनों खिलौनों का कुल मूल्य क्या होगा? बच्चों, यहाँ आपको 3 खिलौने दिए गए हैं और साथ ही साथ इनकी बाजार में बेचे जाने वाली कीमत भी दी गई है। क्या आप बता सकते हैं कि इस प्रश्न को हल करने के लिए हम कीमतों को आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे? जरा सोचिए। आपको तीनों खिलौनों की कुल कीमत के लिए इन सभी कीमतों को एक साथ जोड़कर बताना है। इसके लिए सबसे पहले हमें जो यहाँ बातें दी गई हैं उन्हें साफ साफ लिख लेते हैं। हमें हाथी की कीमत दी गई है जो कि है 40 रुपए। इसी प्रकार चूहे की कीमत 25 रुपए और आखिर में तोते की कीमत है 20 रुपए। सबसे पहले इन कीमतों को सही प्रकार से लिख लें। ध्यान रहे कि इकाई के अंक के नीचे इकाई के अंक और दहाई के नीचे दहाई के अंक को ही लिखें। संख्याओं को जमा, घटा, गुणा या भाग करने में इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तीनों कीमतें लिखने के बाद अब जमा का निशान हम यहाँ लगाएंगे। ध्यान रहे कि जमा करते समय इकाई अंक को इकाई के साथ ही जोड़ना है। यहाँ इकाई के अंक हैं 0, 5 और 0। 0 के लिए हम किसी भी प्रकार की खड़ी लकीर को नहीं खींचेंगे। 5 के लिए हम 5 खड़ी लकीरें खींचेंगे। क्योंकि यहाँ सिर्फ 5 ही खड़ी लकीरें हैं तो हम यहाँ इसे ऐसे लिख देंगे।
अब बारी है दहाई के अंकों को जोड़ने की। दहाई के अंक हैं 4, 2 और 2। तो चलिए लकीरें खींच लेते हैं। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 1, 2। अब इन सभी लकीरों को एक साथ गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये है 8 लकीरें। उसे यहाँ दहाई के अंकों के नीचे लिखेंगे। 8 दहाइयों से बना 80 और 5 इकाइयों से बना 5। 80 के बाद 5 और जोड़ने से बनी संख्या 85, जो कि है इन तीनों खिलौनों की कुल कीमत। आखिर में हम कह सकते हैं कि इन तीनों खिलौनों की कुल कीमत है 85 रुपये। समझे बच्चों? अब चलते हैं प्रश्न 10 पर। नानी के पास 85 मोती रखे थे। उन्होंने 44 मोतियों की माला बना ली। माला बनाने के बाद नानी के पास कितने मोती बचे? बच्चों, यहाँ दिया गया है कि नानी के पास कुल मोतियों की संख्या है 85। उनमें से माला बनाने में मोती लगे 44। अब आपको बताना है कि नानी के पास कितने मोती बाकी बचे हैं। आप क्या सोचते हैं, बचे हुए मोतियों का पता करने के लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें कुल मोतियों की संख्या में से माला बनाने में लगे मोतियों की संख्या को घटाना पड़ेगा, यानी कि 85 में से 44 को घटाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? याद है ना आपको? जब दी हुई चीज़ों में से कुछ चीज़ें चली जाएं या खत्म हो जाए तो बची हुई चीज़ों की संख्या जानना होता है घटाना। घटा करने के लिए यहाँ भी संख्या को सही से लिखेंगे। अंकों के स्थान पर ध्यान रखें। कुछ बच्चे संख्याओं को सही ना लिखने की वजह से गलती कर बैठते हैं। अब इकाई के अंकों को देखिए। यहाँ हम 5 में से अंक 4 को घटाएंगे। 5 चीज़ों में से जब 4 चीज़ें घटाई जाती हैं तो बाकी बचती है एक चीज़। अब बारी है दहाई के अंकों की। 8 में से 4 को घटाने पर हमें मिलता है 4। आखिर में प्राप्त संख्या में दहाई का अंक है 4 और 4 दहाइयों से मिलकर बनता है 40 और एक दहाई की वैल्यू होती है 1। तो 40 और 1 को मिलाकर संख्या बनती है 41। तो हम आखिर में लिख सकते हैं कि माला बनाने के बाद मोती बचे हैं 41। चलिए बच्चों, अब चलते हैं इस वीडियो के आखिरी प्रश्न पर। इन्हें अपने घर की भाषा और इंग्लिश में क्या कहते हैं लिखिए। पहला शब्द है मोजे, जिसे इंग्लिश में सॉक्स कहा जाता है और अपनी भाषा में इसे जुराबे भी कहते हैं। इसी प्रकार नानी को इंग्लिश में मैटरनल ग्रैंडमदर बोला जाता है और अपनी भाषा में नानी को नानी ही कहा जाता है। खिलौनों को इंग्लिश में टॉयज और अपनी भाषा में खिलौने को खिलौने ही कहते हैं। दूरबीन को इंग्लिश में टेलीस्कोप और अपनी भाषा में दूरबीन कहते हैं। आगे है चूहा, जिसे इंग्लिश में रैट और अपनी भाषा में चूहा ही कहा जाता है। आखिरी है तोता, जिसे हम इंग्लिश में पैरट और अपनी भाषा में तोता बोला जाता है। बच्चों, ऊपर दिए गए शब्दों में अगर आप अपनी भाषा में किसी भी शब्द को किसी और नाम से भी जानते हैं तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। वर्कशीट के बाकी प्रश्नों को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।